ये लड़का हर दिन अपने कुछ लड़की क्लासमेट्स के साथ एक अजीब खेल खेलता था। वो उनके हाथों में टिश्यू पेपर पकड़ाकर कहता, इसे खिड़की के शीशे पे लगाओ और जोर से फूको। मजे की बात ये थी कि ज्यादातर लड़कियां 3 सेकंड से ज्यादा टिश्यू को टिकाए नहीं रख पाती, मगर 2 लड़कियां थी जो चेहरा लाल हो जाने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। उनकी एक ही जिद थी, हम सबसे अच्छा फूंक सकती है, और उनकी इज्जत को देखकर बाकी सभी की हंसी छूट जाती। लेकिन सिर्फ वो 2 नहीं, एक और लड़की थी जिसे सब चश्मा पहनी लड़की कहते। उसने ऐसी जोर से फूका कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद लड़के ने सबके हाथों में प्लास्टिक की बोतल दी और कहा कि बोतल की हवा खींचकर उसे पिचकाना होगा। सबने पूरी कोशिश की, लेकिन किसी से नहीं हुआ। केवल वही चश्मा पहनी लड़की जिसने आश्चर्यजनक तरीके से पूरी बोतल पिचका दी। आखिर ऐसा क्यों कर रही थी ये लड़कियां? तो मूवी स्ट्राइप सफर कराएगी एक मजेदार लेकिन जिंदगी को समझने वाली कहानी की 2005 की जापानीज मूवी स्विंग गर्ल्स, IMDb 7.6। असल में ये सब एक अजीब और आलसी स्टूडेंट्स बच्चों का ग्रुप था। क्लास टीचर को भी उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। वो क्लास में आते और बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े रहते, जैसे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं। और स्टूडेंट्स वो तो अपने ही दुनिया में खोए रहते। कोई मेकअप कर रहा है, कोई खाते खाते डाइटिंग, तो कोई जम्हाई लेकर सो रहा है। एक शब्द में पूरा माहौल ही अव्यवस्थित था। अचानक खिड़की के बाहर से शोर सुनाई दिया। बेसबॉल टीम का आज मैच है और स्कूल की बैंड टीम उन्हें सपोर्ट देने जा रही है। इस समय क्लास में बैठी तोमोको की आंखें तेजी से घूमी। उसके दिमाग में झट से एक चालाकी भरा प्लान आया। क्लास से बचने का शानदार मौका। स्टूडेंट्स तो वैसे भी क्लास छोड़ना चाहते ही थे और टीचर को भी छुट्टी चाहिए, तो और क्या, दोनों पक्ष राजी, तो क्या करेगा काजी। लड़कियां उत्साहित होकर ट्रेन में बैठ गई। उनके कंधों पर खाने के डिब्बे पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। रास्ते में बोरियत हो रही थी, तभी तोमोको ने एक खाने का डिब्बा खोल लिया। अंदर का खाना देखकर तो उसके मुंह में पानी आ गया। इतने सारे खाने के डिब्बों में एक कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, यह सोचकर उसने एक निवाला लिया ही था कि बाकी सब उस पर टूट पड़ी और देखते ही देखते सारा खाना सफाचट। पेट भरने के बाद सबको नींद आ गई। ट्रेन रुकी, मगर किसी को खबर ही नहीं। जब दरवाजा बंद हुआ तो जाकर सब जागे। अगला स्टेशन सुनसान था, यानी कि उनका स्टेशन छूट गया। आसपास कोई गाड़ी तक नहीं। अब उनके पास एक ही रास्ता था, रेल पटरियों के सहारे पैदल स्टेडियम में खाना दे आना। धूप तेज थी, मौसम भी गर्म। उन्हें लगने लगा कि बेहतर होता क्लास में बैठे बोरिंग लेक्चर ही सुनते रहते। अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। सब घबरा कर पलटी तो एक ट्रेन आ रही थी। किसी तरह वो बाल बाल बचे। उनके शरीर पर कीचड़ लग गए और एक खाने का डब्बा भी गिर गया। टोमोको झुककर उसे उठाने गई, पर ये ध्यान नहीं दिया कि वो खाना नहीं, एक पत्थर था। ये छोटी सी बात उनके ध्यान और जिम्मेदारी की कमी को दिखा रही थी। खुशकिस्मती से वो गेम खत्म होने से पहले मैदान पहुंच गए। भूखे बैंड टीम के सदस्य खाने पर टूट पड़े और कुछ ही मिनटों में सब साफ हो गया। तभी नाकामुरा नाम के एक बैंड मेंबर को खाने में एक अजीब चीज मिली, पत्थर। जब लड़कियां वापस जाने लगी, तभी नाकामुरा, जिसे खाना नहीं मिला था, उनका रास्ता रोक लेता है। तोमोको कितना भी इनकार करे, मगर उसके होठों पे लगे उस चावल के दाने ने उसे पकड़वा दिया। आखिर नाकामुरा को अपने पैसों से खाना खरीदना पड़ा, लेकिन यही बात उसे एक बड़ी मुसीबत से बचा गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में पता चला कि जो खाना उन्होंने पहुंचाया था वो सड़ा हुआ था। खाने के बाद सब उल्टी करने लगे और बीमार पड़ गए। सौभाग्य से थोड़े के लिए सबकी जान बच गई। दूसरी ओर बेसबॉल टीम भी जीत गई। एक हफ्ते बाद उनका फाइनल मैच था। स्कूल ने उनके समर्थन के लिए टेम्परेरी बैंड टीम बनाने का निर्देश दिया। बचा हुआ मेंबर नाकामुरा ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लिया, लेकिन बहुत ही कम लोग नाम लिखवाने आए, और जो भी आए उनमें से ज्यादा बाहरी लोग थे। 2 लड़कियां भले ही इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए आई थी, लेकिन बैंड टीम में गिटार और बेस की जरूरत नहीं थी। हताश होकर नाकामुरा ने उन्हीं दूसरी लड़कियों के दल को देखा और अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने लड़कियों को सीधे धमकी दी, या तो बैंड टीम में शामिल हो जाओ, नहीं तो मैं खाना चोरी और देर से पहुंचाने की वजह से खाना खराब की शिकायत कर दूंगा। उसे उम्मीद ही थी कि लड़कियां आसानी से राजी तो नहीं होगी। तभी क्लास टीचर ने उन्हें जल्दी क्लास में जाने को कहा। उसी समय तोमोको के दिमाग में एक प्लान आया। अगर बैंड टीम में शामिल हो गई तो क्लास से फ्री होने का एक वैलिड रीजन मिल जाएगा। इसके बाद लड़कियों के ग्रुप ने टीचर से अनुमति ली और बैंड टीम में शामिल हो गई। लेकिन उन्होंने इस काम को जैसे मजाक बना लिया।
लड़कियों का प्रैक्टिस में कोई मन नहीं था। उन्होंने इसे एक फ्री क्लास की तरह बना दिया, जहाँ अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे उनके खेलने की चीज बन गई हो। एक दिन बेसबॉल टीम से एक लड़का प्रैक्टिस कैसी चल रही है ये देखने आया और कमरे में आते ही उसने नाकामुरा का मजाक उड़ाया। तुम यह हंस और मुर्गी कहाँ से ले आए? अगर कोई और तरीका नहीं है तो हमें चीयर नहीं करने से भी होगा। लेकिन इस बात का उल्टा असर हुआ। अपमानित होकर सभी लड़कियां मानो जाग गई और कड़ी मेहनत करने का फैसला लिया। लेकिन कम संख्या होने के कारण पूरी बैंड टीम बनना संभव नहीं था। इसीलिए अब नाकामुरा ने एक नया अलग रास्ता अपनाया। उसने एक जैज बैंड बनाने की योजना बनाई और उन जैसे स्वभाव की जो लड़कियां हैं जैज संगीत के स्टाइल में अच्छे से फिट हो जाती। पर समस्या ये थी कि सभी बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंट बजाना भी बड़ा मुश्किल था। इसीलिए सबसे पहले उसने उनके फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग अभ्यास कराए। सिर्फ इतना ही नहीं, हर दिन उन्हें तेज धूप में दौड़ना पड़ता और यही चीज हम कहानी की शुरुआत में देख रहे थे। लड़कियां इतनी कठिन ट्रेनिंग नहीं सह पा रही थी। धीरे धीरे वो पीछे हटने लगी और मौका पाते ही प्रैक्टिस बंक कर देती। नाकामुरा भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो उनके स्नैक जब्त करता और उन्हें डांटता। लेकिन तोमोको सोचती कि इसमें कोई फायदा नहीं, अगर बजाना नहीं आता तो नहीं बजा पाएंगे। लेकिन इसका विरोध किया एक लड़की ने। सबसे मेहनती, शर्मीली, चश्मा पहनी लड़की काओरी ने जब आखिर में अपने इंस्ट्रूमेंट से वह एक आवाज निकालने में सफल हुई। इस उम्र के लोगों में अजीब खास बात होती है। वो डरते हैं कि कोई उन्हें असक्षम ना कहे और वो खुद को कमजोर मानने को तैयार नहीं। काओरी की इस सफलता को देखकर बाकी लड़कियों में भी जिद जाग गई। केवल एक ही दोपहर में सभी ने अपने इंस्ट्रूमेंट से आवाज निकालना सीख लिया। जो मेहनत करते हैं वो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। काओरी अब और बड़ा इंस्ट्रूमेंट बजाने लगी। उसकी प्रोग्रेस देखकर सब उससे इंस्पायर हुए और कड़ी मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने बेसिक तकनीकें सीखी और कुछ सरल धुन बजाने लग गए और धीरे धीरे जैज संगीत में उनकी गहरी रुचि भी पैदा होने लगी। एक समय की आलसी और ध्यान न देने वाली लड़कियां अब संगीत के जादू में खो गई। जब सब ठीक चल रहा था, जब उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, तभी अचानक एक असामान्य घटना हुई। बैंड टीम के असली मेंबर्स ठीक होकर लौट आए हैं, इसलिए इस टेम्पररी टीम को परमानेंट टीम के लिए जगह छोड़नी पड़ी। इस शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए लड़कियों ने भी जल्दी से कोई बहाना बना लिया। उन्होंने उदास होकर इंस्ट्रूमेंट्स लौटा दिए, लेकिन उनके चेहरे पर इसे ना लौटाने की इच्छा साफ दिख रही थी। काओरी किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब वो सभी बाहर जितना भी मजबूत दिख रहे थे, अंदर उतना ही रो रहे थे, क्योंकि इतने बड़े होने के बाद उन्होंने कभी किसी काम में इतनी मेहनत नहीं की थी और इतना बड़ा अपमान भी उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। इस दफा उन्होंने पहली बार किसी चीज में पूरी तरह से खुद को झोंका था और इसका नतीजा मिला ऐसा। पिछले कुछ दिनों में तोमोको के दिल में दुख और निराशा जैसे ज्वार की तरह फैल गया। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही अपना रंग खो चुकी है। क्लास के बीच में घूमते घूमते वो अनजाने में म्यूजिक क्लास में पहुंच गई। वहाँ मौजूद टीचर ने उससे पूछा कि क्या वो बैंड टीम में शामिल होना चाहती है, लेकिन तोमोको तब भी जिद पर अड़कर बोली, नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। उसके चेहरे पर एक मिला हुआ भावना था, जिद, अभिमान और छिपी हुई इच्छा। बेसबॉल मैच का दिन आ गया। तोमोको अकेले मैदान में गेम देखने गई है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा स्टैंड में मौजूद बैंड टीम पर टिकी थी। थोड़ी ही देर में उसके और दो दोस्त भी वहाँ आ पहुँचे। उनके चेहरों पर भी वो खालीपन दिख रहा था। हम सभी साथ में थे। ये बात जैसे उन्हें उनकी उस पुरानी याद को दिला रही थी, जब वो सब मिलकर किसी एक लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। एक कहावत है, जहाँ मन नहीं है वहाँ असफलता निश्चित। और असल में बैंड टीम के असली मेंबर्स में भी शायद वो जिद या इच्छा शक्ति नहीं थी। खेल के दौरान खिलाड़ी ने एक शक्तिशाली बॉल मारी और अगले ही पल मैच खत्म हो गया। मैच खत्म होने के बाद वो फिर से बेरोजगार हो गए। उन्हीं लड़कियों में से एक मोटी लड़की डाइट की ओर बढ़ गई। दिन में ना जाने कितनी दफा आइसक्रीम खाने लगी। मतलब साफ था कि वो अपनी निराशा भूलने के लिए खाने से आराम ढूंढ रही थी। इंसान की पसंद वाकई बहुत अलग है। मोटी लड़की चाहे जितनी भी मोटी हो, कुछ लड़के उसकी ओर देखते थे। ये दिखाता है कि सुंदरता की परिभाषा कितनी अलग अलग हो सकती है। दूसरी ओर तोमोको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान के पास से गुजरते हुए रुक गई। शोरूम में सजाया गया सैक्सोफोन देखकर उसकी आंखें ठहर गई, लेकिन 3 लाख से अधिक कीमत इसे खरीदने की कल्पना भी वो नहीं कर सकती। दुकान की मालकिन ने उसे दूसरा पुरानी दुकान दिखा दी, लेकिन वहाँ भी एक सैक्सोफोन की कीमत 30,000 से अधिक थी।
उसके सपनों पर जैसे हर कदम पर ठोकर लग रही थी। घर लौटकर उसने माँ से अपनी इच्छा बताई, लेकिन माँ ने उसे इसके लिए मना कर दिया। माँ की बातों से निराश होने पर भी तोमोको हार नहीं मानी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छोटी बहन का गेम कंसोल और कंप्यूटर चुरा लिया। वजह एक ही थी, उस पैसों से वो अपने सपनों के पीछे इन्वेस्ट करेगी। इस पुराने सैक्सोफोन को उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने जीवन में इसे फिर से बजा पाएगी, लेकिन जैसा उसका दाम था वैसा ही उसका गुण। नए मालिक के पास आकर उसने काम शुरू करने से पहले ही उसके पुर्जे ढीले पड़ गए, लेकिन ये अच्छी बात थी कि सैक्सोफोन का कोई इम्पोर्टेंट हिस्सा डैमेज नहीं हुआ था। कुछ देर उसको इधर उधर ठीक करने के बाद वो काम चलाने लायक हो गया। एक सुनसान खुला मैदान जहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए तोमोको ने न सुर और ताल की परवाह करते हुए अपनी खुशी से बजाने लगी। लेकिन अचानक नदी के पार से पियानो की मधुर धुन सुनाई पड़ी, जो उसके सैक्सोफोन के सुर के साथ ताल मिलाकर मेल खा रही थी। पियानो की धुन के पीछे जब वो वहाँ तक गई तो देखा कि वहाँ तो नाकामुरा खड़ा है। समझ आया कि पियानो बजाना ही उसका असली शौक था, लेकिन बैंड टीम के टीचर ने उसे बड़े ड्रम बजाने के लिए मजबूर किया, इसलिए वो छुपकर इस सुनसान जगह पर आकर प्रैक्टिस किया करता। इस तरह दोनों नदी के किनारे खड़े हो गए। उनके बीच कोई बात नहीं हुई, केवल सैक्सोफोन और पियानो की मधुर धुन ग्रीष्म ऋतु की नरम हवा के साथ मिलकर एक दूसरे में घुल गई। इस सुर के माध्यम से एक अद्भुत बंधन बन गया और अगले दिन स्कूल आकर तोमोको और नाकामुरा ने सभी को इकट्ठा कर एक जैज बैंड टीम बनाने का प्रपोजल दिया। लेकिन सब तो तोमोको की तरह घर से कंप्यूटर चुराने का साहस नहीं रखते, इसीलिए सभी आपस में डिस्कस करने लगे कि कैसे पैसे जुटाए जाए। फैसला हुआ कि वो स्कूल के बाद सुपरमार्केट में पार्ट टाइम काम करेंगे। कोई खाने की कीमत देता, कोई प्लेट लगाकर वाइन सर्व करता, तो कोई ग्राहकों को खाने का स्वाद चखाता। इसीलिए इस काम के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी, तो बाकियों को गोदाम में सामान ढोने के काम पर लगाया गया। काम करते करते उन्हें लग रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है, और जब लिफ्ट का दरवाजा खोला तो दिखा एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य। शायद खुद को संभाल नहीं पाए। अब तक सभी बहुत थक चुके थे, इसीलिए वो हॉल में जाकर वही सुपरमार्केट का खाना खाने लगे। तोमोको ने हाथ हिलाकर ग्राहकों को वाइन दे रही काओरी को बुलाया और बोली कि मांस के साथ एक गिलास अच्छी वाइन तो जरूरी है। लेकिन जैसे ही वो उसका ग्लास भरने लगी, तभी दुकान की मैनेजर वहाँ उन्हें ढूंढते हुए पहुँच गई। तोमोको ने जल्दी से सफाई दी कि वो इस पर रिसर्च कर रही थी कि डम्पलिंग्स को और स्वादिष्ट कैसे तला जा सकता है, लेकिन मैनेजर भी उसे अभी उसका सामने करके दिखाने को कहती है। नतीजा निकला बहुत ही बुरा। मैनेजर उसकी इस स्किल से जरा भी इम्प्रेस नहीं हुई। इस घटना के बाद न सिर्फ उन्हें अपनी मजदूरी खो दी, बल्कि पूरी टीम को एक साथ नौकरी से निकाल दिया गया। इससे जो नया टीम बना था अब बिखरने लगा। ज्यादातर ने हार मान ली, लेकिन तोमोको संग कुछ ने अभी भी अपने सपनों को थामे रखा। उनकी आंखों में अब भी अपने सपनों को जिंदा रखने की जिद थी। फिर काओरी ने पैसे कमाने का एक नया तरीका निकाला, उसके भाई के पहाड़ों से मशरूम इकट्ठा करना। बातों बातों में पता चला कि काओरी का भाई बहुत ही दूर का कोई रिश्तेदार है। उसी वक्त कुछ फॉरेस्ट रिजर्व वाले बंदूक लेकर गश्त लगाने आए। उन्हें देखकर कुछ लोग तुरंत भाग गए। जैसे ही वो उनके नजरों से ओझल हुए, 3 दिनों से भूखा एक जंगली सुअर से उनका सामना हो गया और वो भूखा जंगली सुअर उनके और झपटा। घमासान भगदड़ के बीच उस सुअर ने उस मोटी लड़की पर निशाना साधा। तभी उस लड़की की छिपी हुई ताकत मानो जाग उठी। मरता क्या ना करता, वो एक मोटे से पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन फिसलकर अचानक सीधे सुअर के सिर पर जा गिरी। सुअर की खोपड़ी टूटी और वो सुअर वही मारा गया। उन्होंने जो कल्पना भी नहीं की थी वो जाकर हुआ। दरअसल यही सुअर खेतों को नुकसान पहुंचाने का असली कारण था। 3 दिन से फॉरेस्ट रिजर्व उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। मगर ये कुछ लड़कियां अनजाने में ही सही हीरो बन गई और उन्हें 1 लाख येन का इनाम मिला। अब उस इनाम से उन्होंने पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक सेट खरीदा। ऐसा ट्रम्पेट जो बजते ही टूट जाए, ऐसा ट्रम्बोन जो खींचे ही नहीं, और चूहे द्वारा कुतरा हुआ ड्रम सेट। हाय राम। इधर गिटार बजाने वाली हॉट गर्ल ग्रुप्स की 2 लड़कियों की पहचान 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मरम्मत करने वाले लड़कों से थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन वो दोनों तो उनके प्रेमी निकले। उन्होंने सीधा उन हॉट गर्ल से अपने प्यार का इजहार जोर शोर से किया और भावनाओं में बहकर उनके आंसू देख सभी हक्का बक्का रह गए। एक अजीब सा और फनी रोमांटिक दृश्य था। खैर जो भी हो, दोनों भाई निकले काम के।
कुछ कोशिशों के बाद उन्होंने उन पुराने यंत्रों में फिर से नई जान डाल दी। लेकिन जब प्रैक्टिस शुरू हुआ तो एक और नई परेशानी। बाकी लोग बजाते थे अच्छा संगीत और ये लोग सिर्फ शोर। इस शोर से मोहल्ले वाले भी परेशान हो उठे। इसलिए अब उन्होंने एक कैरियोके बार में कमरा किराए पर ले लिया। वहाँ भी कैरियोके बार के मालिक को वो पसंद नहीं आए, क्योंकि दूसरे उनसे परेशान हो रहे थे। लेकिन वही एक आदमी आया जिसे लगा कि उसने कोई खजाना खोज लिया हो। उसने उन्हें अपने सुपरमार्केट के सामने बजाने का इनविटेशन दिया, मगर उनकी तो किस्मत ही खराब निकली। सबके सामने उनकी ही बैंड बज गई। जब काओरी, जो बिना चश्मे के लगभग अंधी थी, आंखों से चश्मा गिरकर तो उसका ट्रॉम्बन बार बार तोमोको की ओर जा रहा था, जैसे तोमोको नहीं बजा पा रही थी। और कुछ लोगों का ध्यान तो तेज हवा में ही उड़ गया। उनके सारे नोट्स उड़ गए और वो सब के सब बेसुरे होकर बजाने लगे। एक तो पहले से ही कम लोग थे, वो भी अपना पेशेंस खोकर जाने लगे। मालिक का कारोबार लगभग बर्बाद होने की कगार पर ही था कि दूर खड़ा एक धुंधले से चेहरे वाला आदमी अचानक चिल्लाया, जैज सिंगिंग ऐसी नहीं होती। सबने उस पर सोचा कि शायद उन्हें किसी ज्ञानी व्यक्ति की शरण मिल गई है, लेकिन वो आदमी तो तुरंत वहाँ ऐसा भागा कि मानो भूत देख लिया हो। वो लोग भी उसके पीछे ऐसे पड़ गए मानो तिनके को सहारा मिल गया हो। उसके घर तक पीछा कर जब खिड़की से कमरे में झांका और वहाँ उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखा तो वो और समझे कि ये आदमी जरूर जैज म्यूजिक का कोई उस्ताद है। लेकिन उन्होंने ये सपने में नहीं सोचा था कि ये ज्ञानी व्यक्ति कोई और नहीं, उनके ही क्लास टीचर है। टीचर एक तरफ उन्हें जैज म्यूजिक की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए डांट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने कलेक्शंस दिखा रहे थे। जब तोमोको ने सैक्सोफोन हाथ में लिया तो वहाँ पास में रखा जैज म्यूजिक की किताब निकल आई। तभी रहस्य खुला कि टीचर भी असल में सिर्फ एक अनुभवी जैज म्यूजिक लवर है, कोई मास्टर नहीं। मगर बेचारा ऐसी स्थिति में था कि उन्हें अपना नाटक करते रहना पड़ा। स्टूडेंट्स के सामने अपमानित ना होने के लिए वो छुपकर अब एक ट्रेनिंग क्लास में भर्ती होते हैं। वहाँ वो ध्यान से नोट्स बनाते और घर पहुंचकर जो जो उन्होंने क्लास में सीखा था वही बच्चों को सिखाने लगे। जरा सोचे, एक नया टीचर जिसने खुद नहीं सीखा वो शुरू कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स को सिखाना। नतीजा, वो कभी भी सही तरीके से संगीत के लय को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन सड़क पार करते समय काओरी ने सिग्नल लाइट की टक टक की आवाज सुन अचानक उसे एक इंस्पिरेशन मिली। वो अलग अलग चीजों, दृश्य से जैज म्यूजिक का असली सिद्धांत समझने लगे कि जैज संगीत सिर्फ निर्धारित सुरों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसका सार है क्षणिक प्रस्तुति यानी इम्प्रोवाइजेशन। यहाँ तक कि अगर किसी बजाने वाले में बहुत ऊंचे स्तर की तकनीकी कुशलता ना भी हो, फिर भी अगर वो अपने डगमगाते लय में अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त कर सके तो वो संगीत को एक अनोखी जीवन दे सकता है। और यही समझ उन सब में फैल गई और जल्द ही उनके स्तर में तेजी से सुधार आने लगा। जो लोग खड़े होकर उन्हें देख रहे थे उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और जो सदस्य पहले टीम छोड़ चुके थे वो भी आकर्षित होकर वापस आ गए। तोमोको संग दूसरों को इस जोश और उत्साह के साथ इंस्ट्रूमेंट बजाते देख उन्होंने अपने ब्रांडेड बैग बेचकर एक नया इंस्ट्रूमेंट का सेट खरीदा और फिर से बैंड में लौट आई। इस तरह स्विंग गर्ल्स का ऑफिशियली फॉर्म हुआ। समय तेजी से बीता और सर्दियां आ गई। एक दिन तोमोको हाथ में एक लीफलेट लेकर खुशी से बर्फ पर दौड़ रही है। मालूम चला कि शहर में म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है और स्विंग गर्ल्स भी उस स्टेज पर परफॉर्मेंस देना चाहती है। ये विचार सुनकर क्लास टीचर भी खुश हुए और उन्हें पूरा उत्साह दिया। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर उसे भेजने की तैयारी शुरू की। टीचर ने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तोमोको को सौंपी, मगर 15 दिन बीतने के बाद भी कोई खबर नहीं आती। दरअसल वो वीडियो भेजना ही भूल गई थी, लेकिन सही समय पर भेजने के बावजूद स्विंग गर्ल्स को बाहर कर दिया गया, क्योंकि इतने सारे वीडियोस भेजे गए थे कि जिसका पहले आया उसी को ही पहले चुना गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। इधर दूसरी तरफ अनजान टीम मेंबर्स परफॉर्मेंस के कपड़े भी तैयार कर चुके थे। सबकी उम्मीद भरे चेहरों को देखकर तोमोको में सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हो रही। इसी उलझन में वो ट्रेन में बैठ गई। सफर के दौरान उसने नाकामुरा को सारी बात बताई। फिर उसने जाकर ये बात बाकी सबको बताई। अब सबकी आंखों में बस निराशा और उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर दुर्भाग्य का साया छाया हुआ है। इसी बीच भारी बर्फबारी शुरू हो गई। रास्ते बंद हो गए और ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। डब्बे के अंदर अचानक एक गहरी चुप्पी छा गई, लेकिन वो ये भूल गए थे कि इस अचानक बने जैज बैंड का असली मकसद किसी बड़े हॉल में परफॉर्म करना या कंपटीशन में हिस्सा लेना नहीं था, बल्कि सिर्फ मजे और संगीत के प्रति उनके छोटे से प्यार और शौक को जीना था। अब काओरी वहीं पर नाचने लगी और अचानक
ट्रम्बोन बजाने लगी। ट्रम्पेट बजाने वाली लड़की भी उसके पीछे चल पड़ी। धीरे धीरे सबने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स उठा लिए और मिलकर बजाने लगे एक ऐसी खुशियों भरा धुन जो न समय या जगह की परवाह करती। उनके इस जोश भरी संगीत यात्रा का आनंद वहाँ के मौजूद यात्री भी उठाने लगे। ठीक तभी उन्होंने स्कूल बैंड टीम की खास बस दिखी जो उन्हें ही लेने आई थी। असल में खराब मौसम की वजह से एक टीम लास्ट मोमेंट में कंपटीशन से हट गई थी। पर ये क्या, वो तो अपने परफॉर्मेंस कॉस्ट्यूम ट्रेन में ही भूल गए। यही अवसर स्विंग गर्ल्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। इस म्यूजिकल फेस्टिवल में मुख्य रूप से बड़े बैंड ही हिस्सा ले रहे थे। सभी एक जैसे कपड़े पहने गंभीर और आत्मविश्वासी से भरे दिख रहे थे, जैसे किसी पवित्र कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हो। अब आखिरी टीम का परफॉर्मेंस खत्म हुआ। स्विंग गर्ल्स अभी भी नहीं आई। कुछ ऑडियंस तो धीरे धीरे जाने भी लगे। जैसे ही होस्ट ने दुख के साथ अनाउंस किया, अगली टीम स्विंग गर्ल्स दुर्भाग्यवश समय पर नहीं पहुंच पाई और इतने में स्विंग गर्ल्स हड़बड़ाते हुए मंच पर जा पहुंची। उनके थके हुए चेहरों की वजह से चारों ओर हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। ये लड़कियां पहली बार इतने बड़े मंच पर इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर रही थी, इसीलिए वह नर्वस होकर लगातार गलतियां कर रही थी। परफॉर्मेंस शुरू होने के बाद भी वो खुलकर बजा नहीं पा रही, जब तक कि उन्होंने मंच के नीचे अपने क्लास टीचर को कंडक्टर की छड़ी हाथ में लिए खड़ा नहीं देखा। साथ ही साथ उनकी हिम्मत लौट आई। जो संगीत पहले धीरे धीरे बज रहा था वो अचानक तेज और जोशीला हो उठा, जैसे एक तेज लहर पूरे हॉल में फैल गई हो। दर्शक अनजाने में तालियां बजाने लगे और खुशी के ताल पर झूमने लगे। प्रेरित होकर लड़कियों ने खुद को पूरी तरह से खोल दिया। परफॉर्मेंस के अंत तक दर्शकों ने मिलकर उस शानदार जैज परफॉर्मेंस का आनंद लिया। ये केवल एक संगीत उत्सव का पल नहीं था, बल्कि एक असफल आलसी समझे जाने वाली लड़कियों के जीवन में एक नए सूर्य का उदय था। ये वही लड़कियां थी जिनकी शुरुआत हुई बस क्लास बंक करने के बहाने ढूंढने से। यहाँ तक कि टीचर ने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जीवन की राह में जो सोचा ना था, और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जैज संगीत की नई धुन खोज ली। उनकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हर मोड़ पर मुश्किलें थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी जिद, संगीत के प्रति प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास ही उनकी सफलता की असली चाबी थी। आप सोच रहे होंगे कि अब मेरी उम्र इस तरह नई शुरुआत करने की नहीं है, लेकिन खुद पर विश्वास करो, आप कर सकते हैं। एक जैसी पुरानी सुरों को छोड़कर एक नई सुर की तलाश करो। देखोगे खुशी जीवन के हर दरवाजे से बाहर उभर आएगी और आपके जीवन भी एक नई धुन से भर जाएगी। तो फिर देर किस बात की। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपके मन पर भी कुछ असर छोड़ा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने लोगों को शेयर जरूर कर दे। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।